जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास है एनवायरमेंटल साइंस की और हम एनवायरमेंटल साइंस में पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लू कार्बन क्या होता है, ठीक है ना, या फिर हमने देखा कोल आर्द्र भूमि कहाँ पर है, ठीक, ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी थी। यूट्रिफिकेशन क्या होता है, इन सब की हमने चर्चा करी। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग। मतलब एक टॉपिक नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग की। देखिए, कोरल ब्लीचिंग उच्च तापमान का परिणाम ही नहीं है, बल्कि यह अत्यंत निम्न तापमान का परिणाम भी है, ठीक है ना। कोरल ब्लीचिंग के परिणाम स्वरूप कोरल का रंग सफ़ेद हो जाता है, मगर वे समाप्त नहीं होते। देखो समझ लो कोरल ब्लीचिंग होती क्या है। देखो कोरल बेसिकली क्या होता है, कोरल एक ऐसा जीव है जो मूंगा होता है, बेसिकली मूंगा जीव होता है। तो मूंगा क्या करता है, अपने रहने के लिए घर बनाता है। विशेषता ये है कि मूंगाओं के जो घर होते हैं ये बहुत रंग बिरंगे होते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। लेकिन जब भी कभी समुद्र में जब प्रदूषणकारी गतिविधियां ज़्यादा हो जाती हैं, है ना, टेम्परेचर डिसबैलेंस होने लगता है, बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो शैवाल हैं, ठीक है, ये जो जीव है मूंगा, इसके ऊपर एक शैवाल पाया जाता है जिसे बोलते हैं जूजेन थैले शैवाल। थोड़ा लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जूजेन थैले शैवाल, ये नाम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जूजन थैले या कुछ, मतलब जूजन करके कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये स्पेलिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी है यही। तो ये जो मूंगा जीव होते हैं इनके ऊपर एक शैवाल पाया जाता है जो कि होता है जूजन थैले शैवाल। एक्चुअल में मूंगाओं के ऊपर जो रंग आता है वो इसी जूजन थैले शैवाल के कारण ही आता है, ध्यान रखना। तो जब तक तापमान सामान्य बना रहता है, मूंगा रंग बिरंगा बना रहता है। अब मान लीजिए तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, तो तापमान बहुत ज़्यादा होने से ये जो जूजन थैले शैवाल है ये मूंगा को छोड़ करके भाग जाता है, ठीक है। अब मूंगा को छोड़ करके जब ये भाग जाएगा तो मूंगा के रंगीन होने का कारण ही जब जूजन थैले शैवाल है, और जब ये तापमान इंक्रीज होने से उसको छोड़ करके भाग गया, तो फिर क्या मूंगाओं का रंग जो हमें दिख रहा है रंगीन, क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा। तो वो कैसे हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सफ़ेद, ठीक है। कैसे हो जाएंगे? वो वाइट हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ इमेजेस लगा दूंगा तो आपको दिख जाएंगी वो इमेजेस, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सफ़ेद। और जब सफ़ेद हो जाएंगे साथियों, तो इसी घटना को कहा जाएगा कोरल ब्लीचिंग। ध्यान रखना, ब्लीचिंग मतलब क्या होता है? ब्लीच मतलब होता है विरंजक जो रंग उड़ा दे, है ना। महिलाएं, अब तो खैर पुरुष भी अपने चेहरे पे ब्लीचिंग करवाते हैं। क्यों? उससे क्या होता है? उससे उनके चेहरे का रंग साफ हो जाता है। बेसिकली जो बाल उनके चेहरे पर हैं काले काले, वो सफ़ेद हो जाते हैं। तो जब बाल चेहरे पर सफ़ेद हो जाते हैं तो चेहरा थोड़ा सा गोरा लगता है, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग। तो जब प्राकृतिक रूप से ब्लीचिंग होती है कोरल की, तो इसे कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। अब देखो ये ध्यान रखना कि कोरल ब्लीचिंग अगर हो रही है तो ये पर्यावरणीय प्रदूषण का तो इंडिकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि कोरल ब्लीचिंग होने से शैवाल, मतलब जो मूंगा है, वो मरता नहीं है, वो जिंदा ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा, एक हम कहेंगे उसकी जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। तो ये एक समस्या है जो आपको यहाँ पर देख लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये कोरल ब्लीचिंग समझ में आई होगी, कैसे काम करती है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत शामिल ओजोन क्षयकारी पदार्थ। पहला पॉइंट तो यही पूछ लेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ध्यान रखना, सीधे सीधे पेपर में आ जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो भैया आप लोग बताएंगे ओजोन परत से है, ओजोन परत संरक्षण से है। अब देखो, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ कौन कौन से? पहला है CFC। CFC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है हेलोन। तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीसरा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। फिर है आपका HCFC। फिर है BFC 21B2 और फिर है HBFC और ब्रोमोकार्बन, ठीक है। ये सारे के सारे वो पदार्थ हैं साथियों जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन को। इसमें ज़्यादातर आप पेपर में देखोगे तो CFC आपको मोस्टली टाइम पर मिलेगा कि इनमें से कौन जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ओजोन लेयर को। तो आपका जवाब होगा CFC। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि
भारत में वह कौन सी जगह है जहां पर ओजोन परत सबसे ज्यादा पतली है? भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल है भारत में वह कौन सी जगह है जहां पर ओजोन परत सबसे कमजोर है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखते हैं किसने एनवायरमेंटल साइंस कस के पढ़ा है और किसको ये बात पता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फाइटोट्रॉन एक चैम्बर होता है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाया जा सकता है। तो बिल्कुल पूछेगा फाइटोट्रॉन क्या है, तो आप बताएंगे एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके पौधे को जो है अपने हिसाब से उगाते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देख लो इसमें साथियों, विभिन्न नदियों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय नदी प्रवाह का न्यूनतम स्तर ई फ्लो के जरिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ई फ्लो क्या है? विभिन्न नदियों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय नदी प्रवाह का न्यूनतम स्तर। ठीक है, ई फ्लो यह शुद्ध जल और नदमुख परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक जल के प्रवाह की मात्रा, समय और गुणवत्ता का वर्णन करता है। यानी कोई नदी हेल्दी है या नहीं, इसको हम ई फ्लो से नापेंगे। इसमें हमें क्या क्या पता चलेगा कि नदी में कितना पानी होना चाहिए, कितनी पानी में शुद्धता होनी चाहिए, और मतलब जो उसके बहने का क्रम है वो भी हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं ई फ्लो के माध्यम से, और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि नदी जो है वो प्योर है या नहीं। कि तंत्र के कार्य, इसके कार्य क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र बेसिकली करता है क्या है, उसको हम देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए थे उनको हमने देखा। देखो भाई, पहला पॉइंट देखें यहाँ पे। पहला पॉइंट है स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ही पूरी होगी। दूसरा पॉइंट, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ऐसे जीवित सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया होते हैं जो प्राकृतिक तौर से हमारी आंतों में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। साथ ही खाद्य संपूरक के रूप में डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही व कुछ पौधों में भी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो प्रोबायोटिक्स क्या है? ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभकारी हैं और प्राकृतिक रूप से हमारी आंतों में पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई आपने सुना होगा। आगे देखो, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों के सेवन से आंत की कार्य प्रणाली को सशक्त बनाया जा सकता है, संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। अगला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। यानी समुद्र क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं। किसके माध्यम से? अपने फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के माध्यम से, ध्यान रखना, क्योंकि यह प्रतिदिन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, मैंने बताया ना। अतः इसे कार्बन सिंक कहा जाता है। महासागर कार्बन सिंक के रूप में कार्बन चक्र में भाग लेते हैं। यानी महासागर सोचो कितने जरूरी है हमारे लिए कि हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम कर रहे हैं अपने जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन के माध्यम से। अगला पॉइंट, हेलोफाइट्स वे पादप हैं जो उच्च लवणीय जलों में विकसित होते हैं। हेलोफाइट्स को अपने विकास के लिए सूर्य के अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन का अर्थ उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्रदूषक जैसे जैसे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाते हैं वैसे वैसे उनका सांद्रण बढ़ता जाता है। इस प्रकार जैव आवर्धन में आहार श्रृंखला की एक कड़ी से अगली कड़ी में प्रदूषकों का सांद्रण बढ़ता रहता है। जैव आवर्धन होने के लिए प्रदूषकों में 4 तत्वों का होना आवश्यक है: दीर्घ स्थायित्व, गतिशीलता, विभिन्न प्रकार के वसा में विलयशीलता व सक्रियता। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक पौधे में या एक खेत में, मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूं कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। मान लीजिए आपने खेत में आपने कीटनाशक लगाया, ठीक है, अब खेत में आपने लगा दिया तो वो पौधे में थोड़ी मात्रा में पहुंच गया। अब पौधे में तो थोड़ी मात्रा में पहुंचा है, लेकिन वो बहुत सारे पौधों को कौन खा रहा है? मान लीजिए कोई हिरन खा रहा है या कोई भैंस खा रही है। अब भैंस एक पौधा थोड़ी खा रही है, भैंस बहुत सारे पौधे खा रही है। भैंस जब बहुत सारे पौधे खा रही है तो वो जो कीटनाशक जो आपने पौधे में डाला है वो पौधे में तो कम है, लेकिन जब भैंस बहुत सारे पौधे खाएगी तो क्या होगा? वो भैंस में ज्यादा पहुंच जाएगा। ठीक है, अब भैंस में वो इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। भैंस को मान लीजिए कौन खा गया? भैंस को खा गया कोई शेर। तो जब शेर भैंस को खाएगा तो वो जितना भी भैंस में इकट्ठा वो प्रदूषक पदार्थ था वो सब शेर में पहुंच जाएगा। और भैंस को जैसे जैसे शेर खाता रहेगा या अन्य जानवरों को, शाकाहारी जानवरों को जैसे जैसे शेर खाता रहेगा वैसे वैसे शेर में वो प्रदूषक पदार्थ जैसे डीडीटी वगैरह वो इकट्ठे होते रहेंगे। यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब आप जाओगे तो वो जो प्रदूषक है वो
उनकी मात्रा ज़्यादा होगी। इसी घटना को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। ध्यान रखना, जो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगला पॉइंट देखो, जैव संचयन यह संदर्भित करता है कि प्रदूषक किस प्रकार आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जैव संचयन में पर्यावरण से आहार श्रृंखला के प्रथम जीव तक प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि दर्ज की जाती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक वातावरण में मौजूद संपर्क के सभी माध्यमों यानी भोजन और व्यापक पर्यावरणीय स्रोत द्वारा किसी जीव में कोई जैव पदार्थ अवशोषित होता है। अगला पॉइंट, जैव सांद्रण, बायो कंसंट्रेशन। यह एक प्रकार का जैव संचयन ही है, लेकिन यह केवल तब होता है जब पदार्थ को जल से अवशोषित किया गया हो। अगला पॉइंट, कई मरुविद पौधे जल तथा परासरण क्षमता बनाए रखने के लिए अपनी कोशिकाओं में प्रोलाइन, जो एक प्रकार का अमीनो एसिड है, का संचयन करते हैं। निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में कई पशुओं द्वारा शीतरोधी प्रोटीन यथा चैपरोनिन उत्पादन किया जाता है। तो चैपरोनिन क्या है? एक शीतरोधी प्रोटीन है जो आपको ठंड से बचाता है। प्रतिपोषक या प्राकृतिक रूप से विषैले कारक पादपों द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले द्वितीयक उपापचय कारक होते हैं, जिनका उपयोग शाकाहारी पशुओं, कीटों तथा अन्य रोगाणुओं के हमले से रक्षा करने तथा विपरीत वृद्धि परिस्थितियों में भी जीवित रहने के लिए रक्षा तंत्र के रूप में किया जाता है। मानव भोजन में प्रयुक्त किए जाने वाले लॉग्यूम प्रचुर प्रतिरोधकों का उदाहरण है, जैसे टैनिन, प्रोटीन प्रतिपोषक जैसे ट्रिप्सिन इनहिबिटर और लंग्यूम में पाए जाने वाले लैक्टिन, ऑक्जेलिक अम्ल तथा ऑक्जेलेट, फाइटिक एसिड तथा फाइटेट, सैपिनिन, मीसोसिन, साइनोजेन या ग्लाइको अल्काइड्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रतिपोषक हैं। अगला पॉइंट, अपरद खाद्य श्रृंखला। ये उक्त सभी प्राणी शलभ भोजिता दर्शाते हैं, यानी ये मरे हुए जीवों को खाते हैं। ये सभी प्राणी अपरद उपभोक्ता हैं। ये अपरद ऐसे छोटे प्राणियों का समूह है जो संवहनी पादपों के अपरद को खा लेते हैं, यानी उनके बचे हुए अंशों को खा लेते हैं। लास्ट पॉइंट देख लो, परजीविता ऐसी स्थिति है जिसमें परजीवी अपने आश्रयदाता से पोषण प्राप्त करके उसको नुकसान तो पहुंचाता है, पर सामान्यतः उसे मारता नहीं है। यानी ये ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर जो है आश्रित रहते हैं, उसका खून चूसते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इनके होने की वजह से वो जीव मर जाए। जैसे जुआ है, अब जू है लाइस, अब जैसे जुआ है मतलब अब सर में जुआ हो जाता है, बहुत से लोगों के हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे सर में जुए होगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, नहीं, लेकिन तुम्हारा खून पी पी कर वो जुआ जिंदा रहेगा। या जैसे एक पौधा होता है अमरबेल, अमरबेल ऐसा पौधा है कि आप किसी पेड़ पर डाल दो तो उसी पेड़ से पोषण लेकर बड़ा होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अमरबेल इतना ताकतवर हो जाए कि पौधे कोई मार डाले, सुखा डाले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पौधा सूखेगा तो अमरबेल भी मर जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये कहलाते हैं परजीवी पौधे। तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।